हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड कंप्लीट कर रखे हैं। अब आप लोगों के सामने हम फास्फोरस वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। फास्फोरस से रिलेटेड भी कुछ पार्ट हमें डिस्कस करने हैं। कुछ कंपाउंड का हमें इसमें स्ट्रक्चर, कंपाउंड से रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले देखा जाए हम एलोट्रॉप्स की बात करेंगे। फास्फोरस ज़्यादातर केस में सबको पता है ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को मैं पहले बता दूं। और फ्री स्टेट में कोई भी मेंबर अगर फ्री स्टेट में नहीं है तो 100% उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। जितने मेंबर हाईली रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर सब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो फॉस्फेट ज़्यादातर केस में फॉस्फेटी रॉक के फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है, नेचुरली देखा जाए तो। इसी तरह से बहुत से ऐसे और भी कंपाउंड हैं, देखा जाए अपने बॉडी में बोन है, टीथ है, इन सब में फास्फोरस जो है फॉस्फेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऐसे कह सकते हो कि जो प्लांट्स के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फास्फोरस अवेलेबल होता है। एनिमल के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फास्फोरस अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर तो फास्फोरस के बारे में हमें स्पेशली केमिकल बेसिस पर डिस्कशन करना है। तो फास्फोरस के देखो 3 एलोट्रॉप्स हम लोगों के सामने अवेलेबल हैं। एक तो देखो वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। आप लोगों के नॉलेज के बता दूं कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। मतलब क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट के एटम्स का ऑर्डर, अरेंजमेंट का ऑर्डर अलग अलग होगा। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिजिकली ये अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन केमिकल नेचर अप्रॉक्स सिमिलर होता है। तो ऐसे हम फॉर्म को एलोट्रॉप्स का नाम देते हैं। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स अपने पास अवेलेबल हैं। एक तो वाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस और एक ब्लैक फास्फोरस। तो सबसे पहले देखा जाए हम लोग वाइट फास्फोरस की बात करेंगे। स्टार्ट हमारा फास्फोरस का पार्ट देखो यहीं से होगा, यानी देखा जाए हम वाइट फास्फोरस की बात करेंगे। देखिए वाइट फास्फोरस देखा जाए P4 यूनिट से बना हुआ है। सबसे मेन बात ये है, ये फास्फोरस का सबसे रिएक्टिव फॉर्म है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा फास्फोरस यही P4 है। इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है ये देखा जाए सिचुएशन स्पेशली बनती है 4 के 4 फास्फोरस। देखो ये फास्फोरस इसके साथ लिंक रहता है और ये फास्फोरस इसके साथ लिंक रहता है। यहाँ पर बीच में जो एंगल स्ट्रेन आती है ये देखो 60 डिग्री की एंगल स्ट्रेन बनती है। और आपको देखने से लग रहा है कि 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन इतना ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट करेगा कि इसकी स्टेबिलिटी कम आएगी, और स्टेबिलिटी जितनी कम आएगी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा आएगी। तो P4 यूनिट का देखा जाए ये स्ट्रक्चर है वाइट फास्फोरस का। ध्यान रखना, एंगल स्ट्रेन की वजह से फास्फोरस, वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कई चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत स्पेशली है फास्फोरस केस में। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहली बात तो देखा जाए वैक्स की तरह से वाइट कलर का सॉलिड है, रिएक्टिव है। देखा जाए जितने भी हमारे पास कह सकते हो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उसमें सॉल्युबल है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर देखा जाए एक तरह से इनसॉल्युबल है, काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी प्रोडक्ट के साथ, काफ़ी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर लेता है। और एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, यहाँ पर देखा जाए इग्निशन टेम्परेचर फास्फोरस का देखा जाए ये 303 केल्विन है। अब आपको देखने से लग रहा है कि 303 केल्विन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस, एनी फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, उसको आप इग्निशन टेम्परेचर का नाम देते हो। तो इग्निशन टेम्परेचर की वैल्यू देखा जाए 303 केल्विन है। इतना कम टेम्परेचर होने के नाते ये बड़े आसानी से देखा जाए कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर ही ये बर्न करने लगता है। और अगर कोई केमिकल बर्न होता है और अपने को लाइट या हीट ये सब रिलीज होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम केमिल्यूमिनेसेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारा वाइट फास्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है। आप हमेशा ध्यान रखना, केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब केमिकल के बर्न होने से, केमिकल के रिएक्ट करने से अपना हीट, एनर्जी, लाइट ये सब प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली लाइट के सेंस में। तो इसीलिए फास्फोरस, वाइट फास्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी।
एयर के कांटेक्ट में आते से ही अपना पेंटॉक्साइड और ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ये शो करेगा। इसलिए फास्फोरस रिएक्ट इतना आसानी से कर सकता है, रूम टेम्परेचर पर करने लगता है, इसीलिए इसको हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ध्यान रखना, स्टोर्ड इन वाटर, वाटर में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस के बारे में ये डिस्कशन आपके दिमाग में रहने चाहिए। इसके बाद देखा जाए कुछ ऐसे रिएक्शंस स्पेशली हैं व्हाइट फास्फोरस की। देखा जाए अगर हम सोडियम के साथ सपोज करो फास्फोरस का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर देखा जाए जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ फास्फोरस फास्फाइड बनाता है, मतलब फास्फोरस पर 3- चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पर देखा जाए फास्फोरस को अगर हम P4 यूनिट से रेट करते हैं, क्योंकि देखो P4 यूनिट के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, तो ऐसे केस में यहाँ पर देखा जाए Na3P सोडियम फास्फाइड, और यहाँ पर देखा जाए चूंकि यहाँ पर 4 नंबर है तो बैलेंस करने के हिसाब से हमें इसको 4 लेना पड़ेगा, और जब हमें इसको 4 लेना पड़ेगा तो आपको देखने से सोडियम का नंबर यहाँ पर 12 करना पड़ेगा। तो सोडियम फास्फाइड का फॉर्मेशन होगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करा दोगे फास्फोरस का, तो इस केस में देखा जाए फास्फोरस यहाँ पर फास्फाइड तो बनाएगा। तो इस केस में यहाँ पर देखिए Mg3P2 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 फास्फोरस है, यहाँ पर देखो हमें 2 लेना पड़ेगा, मतलब 4 फास्फोरस है, बैलेंस करने के हिसाब से 4 लेना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम के लिए हमें देखो 6 वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर यहीं पर देखा जाए हम कैल्शियम को लेकर के चलेंगे तो कैल्शियम भी वही सेम नेचर शो करेगा। इसके साथ देखा जाए यहाँ पर Ca3P2 ये सिचुएशन आएगी। आप देखो इस कंडीशन में हम यहाँ पर आ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि जैसे 6 Mg ऐसे 6 Ca के साथ ये सिचुएशन बनेगी। अगर आप एल्युमिनियम को लेकर के चलिए और फास्फोरस के साथ रेट करा दीजिए तो एल्युमिनियम फास्फाइड Al+, क्योंकि ये 3+ ये 3-, तो चूंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा तो हमें 4 लेना पड़ेगा। मेरे कहने का पर्पस क्या है, ये इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, रूम टेम्परेचर पर ही एयर के कांटेक्ट में आकर के रिएक्ट करने लगता है, एयर के साथ ट्राईऑक्साइड या पेंटॉक्साइड बनाने लगता है, काफी रिएक्टिव मेंबर है और एक्टिव मेटल के साथ देखो रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव फास्फाइड का फॉर्मेशन करता है। और जितने रिस्पेक्टिव फास्फाइड बने हैं ये सब के सब वाटर के कांटेक्ट में आकर के फॉस्फीन देंगे। आगे इसका डिस्कशन हमारा होना है। कुछ देखा जाए बेसिक चीजें और मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। फास्फोरस देखा जाए एक बड़ा अच्छा इसका रोल और है, स्पेशली एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से भी काम करता है। तो फास्फोरस P4 + 10H2SO4, H2SO4 को देखो रिड्यूस कर देगा, इसको SO2 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये कंसंट्रेट ही हमें लेना पड़ेगा, डाइल्यूट से कुछ नहीं होने वाला है। तो 4H3PO4 यहाँ पर देखा जाए + 10SO2, और बाकी जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गया ये पूरा का पूरा देखा जाए H2O में लिबरेट हो जाएगा। तो हमारे पास 20 हाइड्रोजन थे, जिसमें से 4 3 जाए 12 हाइड्रोजन तो यहाँ पर यूज हो गए, 8 हमारे पास बचे हैं, तो 8H2O यहाँ पर देखा जाए बन जाएगा। अब ये देखा जाए H2SO4 को यहाँ पर ये रिड्यूस कर दे रहा है। सल्फर यहाँ पर देखो +6 चार्ज का है और यहाँ पर सल्फर देखो +4 चार्ज का है। फास्फोरस यहाँ पर देखो 0 चार्ज का है और यहाँ पर फास्फोरस देखा जाए ये +5 चार्ज का है। तो फास्फोरस का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन H2SO4 का कंसंट्रेट H2SO4 का रिडक्शन हो गया। इसलिए एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, स्पेशली रिड्यूस कर दे रहा है H2SO4 को। HNO3 को भी रिड्यूस कर सकता है, देखिए फास्फोर, लेकिन ये सब की सब प्रॉपर्टी व्हाइट फास्फोरस के सेंस में आपको ध्यान में रखनी है। और आगे हम HNO3 को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में 20HNO3, लेकिन ये भी कंसंट्रेट ही रहेगा, ध्यान रखना कंसंट्रेट HNO3। ये तो 4H3PO4 हमारा फास्फोरस तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर 20NO2 क्रिएट हो जाएगा और बाकी हमारे पास 20 हाइड्रोजन थे, जिसमें 12 तो यहाँ पर यूज हो गए। तो यहाँ पर देखा जाए स्पेशली 8 बच रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन देखा जाए 4H2O बन जाएगा। इस वाले केस में 4H2O का फॉर्मेशन। इस वाले केस में देखा जाए 20 हाइड्रोजन तो हैं, 12 यहाँ पर यूज हो गए, यहाँ पर भी केवल 4H2O ही आएंगे, तो 4H2O भी यहाँ पर केवल बनेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये फास्फोरस का रिएक्टिव बिहेवियर है। एक फास्फोरस की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशली व्हाइट फास्फोरस की, जब NaOH सोल्यूशन से हम रिएक्ट कराते हैं तो इससे फॉस्फीन बनता है। ये फॉस्फीन बनाने के मेथड में भी हम लोग यूज करेंगे इस प्रोसेस को।
ये तो एक सिंपल सा डिस्कशन हमारा रहा वाइट फास्फोरस का। ध्यान रखना है वाइट फास्फोरस में देखा जाए P4 यूनिट में बना हुआ है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करने लगता है, एयर के कांटेक्ट में आकर के फ्यूम्स क्रिएट करने लगता है, इसलिए इसको हम केमिल्यूमिनेसेंस का नाम देते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देगा, HNO3 को NO2 में रिड्यूस कर देगा। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और आप लोगों को इसकी बेसिस पर समझने की जरूरत स्पेशली है। अब इसके आगे देखा जाए थोड़ा सा हमारा डिस्कशन अगले पॉइंट पर रेड फास्फोरस की तरफ मैं मूव करूंगा। रेड फास्फोरस में देखा जाए व्हाइट फास्फोरस के बाद सेकेंड पॉइंट की तरफ हम आएंगे। देखो स्ट्रक्चर नॉर्मली होगा क्या कि अब ये P4 यूनिट से तो बनेगा, लेकिन साथ में देखो पॉलीमराइज यहाँ पर होगा, ये पॉलीमराइजेशन स्टेप के साथ पॉलीमराइज होकर के पूरा हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इस वाले केस में आप थोड़ा सा समझिएगा। देखो P4 यूनिट तो हमारा व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। रेड फास्फोरस में देखो क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप हम देखा जाए रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस, अब हम सेकेंड नंबर पर रेड फास्फोरस पर आते हैं। यहाँ पर जो हमारा P4 यूनिट है देखा जाए, P4 यूनिट जो व्हाइट फास्फोरस है, अगर हम एक टेम्परेचर स्पेशली यहाँ पर डाल देते हैं 573 केल्विन और इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, तो हमारा जो P4 यूनिट है ये देखा जाए ये अपना अब ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर का गैप आएगा। देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है, स्पेशली ये वाला बॉन्ड जो फास्फोरस के बीच में बना हुआ है, ये बॉन्ड देखो ब्रेक हो जाएगा, इस वाली जगह पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर हमारा है देखो इधर वाला बॉन्ड इस वाले यूनिट के साथ और इधर वाला देखो इस यूनिट के साथ ऐसे देखो अटैच कर लेगा। अब ये सिचुएशन देखो हमारे सामने रहेगी, ये बॉन्ड तो बना रहेगा लेकिन ये वाला बॉन्ड जो इस फास्फोरस के बीच में था ये देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ये देखो अगली यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा, ये सिचुएशन देखो हमारे सामने आएगी, ये बॉन्ड तो हमारा बना रहेगा लेकिन ये यूनिट देखा जाए फिर अगली यूनिट के साथ इस तरह से P4 यूनिट आपस में देखा जाए अटैच होकर के ये सिचुएशन देखो क्रिएट करेंगी। अब ये हमारे सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको मैं बता दूं कि ये रेड फास्फोरस का है। इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है देखा जाए, अब चूंकि ये जो ये वाला एंगल था, ये एंगल तो देखा जाए ब्रेक होकर के इस साइड वाले यूनिट के साथ इसका कनेक्शन होगा, इस वाले यूनिट से इसका कनेक्शन होगा। अब इसका इम्पैक्ट ये आएगा, इसकी रिएक्टिविटी व्हाइट फास्फोरस से बिलो आ जाएगी और जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है। मतलब ज़्यादातर केस में आज भी हम फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली रिएक्टिव बिहेवियर की वजह से। रेड फास्फोरस का भी एप्लीकेशन है, यूज़ है, लेकिन देखा जाए इसका जो रिएक्टिविटी है रेड फास्फोरस की व्हाइट से बिलो है। ये सिचुएशन हमारे सामने देखो नजर आ रही है। स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इजी पार्ट है। स्पेशली जो अभी देखा जाए एयर के कांटेक्ट में आकर के व्हाइट फास्फोरस इजी गोइंग बर्न हो रहा था, रेड फास्फोरस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि रिएक्टिविटी लो है। रेड फास्फोरस देखा जाए अपना ये जब भी जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारा रेड फास्फोरस तमाम डिफरेंट टाइप के फास्फाइड बना रहा था, रेड फास्फोरस ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। मतलब इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, वाटर इनसॉल्युबल है। देखा जाए स्पेशली जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, मान सकते हो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें अपना रेड फास्फोरस सॉल्युबल है। जो सिचुएशन में समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी इसमें देखा जाए बाकी और कुछ हमें रेड फास्फोरस में डिस्कस नहीं करना है। इसमें देखा जाए नॉन पॉइजनस है, वाटर इनसॉल्युबल है, डज नॉट ग्लो इन डार्क, वो सब सिचुएशन हमारे सामने व्हाइट फास्फोरस दिखा रहा था। रेड फास्फोरस सब कंडीशन शो नहीं करेगा, तो रेड फास्फोरस में अपने को इतना ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा देखिए, जब ये रेड के बाद हम ब्लैक की तरफ आएंगे तो रेड फास्फोरस के बाद देखो ब्लैक फास्फोरस में दो फॉर्म बन जाते हैं। एक तो देखा जाए अपना अल्फा ब्लैक और ये देखो बीटा ब्लैक। तो दो फास्फोरस हमारे सामने यहाँ पर, इनकी बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं ब्लैक फास्फोरस की बात। तो देखो ब्लैक फास्फोरस में ये वाला जो हमारा बॉन्ड स्पेशली बना हुआ है, देखिए ये बॉन्ड और ब्रेक हो जाता है,
ये जो वाला जो बॉन्ड स्पेशली देखा जाए इनमें बना हुआ है रेड फास्फोरस में, ये बॉन्ड स्पेशली और ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इधर से देखा जाए अगली यूनिट के साथ कनेक्शन होगा, इधर से अगली यूनिट के साथ कनेक्शन होगा, तो पूरा एक शीट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा ब्लैक फास्फोरस में आएगा। यहाँ पर देखा जाए ब्लैक फास्फोरस में अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, दो कंडीशन यहाँ पर देखो क्रिएट होंगी। बस डिफरेंस से देखो, स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ और नहीं समझाना है हमें, बस मेरे बताने का पर्पस क्या है, ये जो बॉन्ड अभी दिख रहा है रेड व्हाइट फास्फोरस में क्या था, इनका आपस में लिंक था, तो यूनियन के लिए हमारे पास कोई पार्ट नहीं था। अब ब्लैक व्हाइट फास्फोरस हमारा देखा जाए पॉलीमराइज होकर के एक लीनियर ऑर्डर में रेड फास्फोरस ने दे दिया। रेड फास्फोरस के बाद और व्हाइट फास्फोरस देखा जाए ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये अगली यूनिट के साथ, ये अगली यूनिट के साथ, तो पूरा शीट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो वो अपना अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक बनेगा, लेकिन दोनों अलग अलग सिचुएशन में बनेगा, दोनों अलग अलग कंडीशन में बनेगा। ये आप लोग ध्यान रखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें देखा जाए अल्फा ब्लैक के लिए हमारी जो सिचुएशन स्पेशली यहाँ पर है, यहाँ पर देखो हम रेड फास्फोरस लेके चलेंगे और हमारे पास जो कंडीशन स्पेशली है 803 केल्विन और यहाँ पर सील्ड ट्यूब का यूज करेंगे। इस वाले सिचुएशन में ध्यान रखना, इससे क्या होगा कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस हमारा देखो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे ही व्हाइट फास्फोरस अगर हम लोग लेके चलेंगे, व्हाइट फास्फोरस, और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन अपने को लेनी पड़ती है 473 केल्विन, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने को लेना होता है। यहाँ पर देखा जाए 4000 से लेकर के 12,000 ATM तक का हमें प्रेशर लेना होता है। तो इस प्रेशर पर देखा जाए ये बीटा ब्लैक फास्फोरस हमारा क्रिएट होता है। तो ये जो दोनों फास्फोरस बनाने की प्रोसेस है, आपको इतना ही केवल इसमें समझने की जरूरत है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि रेड फास्फोरस जो कि देखा जाए रिएक्टिविटी व्हाइट से बिलो है, व्हाइट से कम रिएक्टिव रेड फास्फोरस है, 803 केल्विन पर सील्ड ट्यूब में काफ़ी टाइम तक रखेंगे तो धीरे धीरे ये देखा जाए एकदम से शीट जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड देखो इसमें ब्रेक हो जाएगा और एकदम से शीट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर कह सकते हो कि एकदम से शीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फा ब्लैक बन जाएगा। व्हाइट फास्फोरस जो कि सबसे रिएक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर 473 केल्विन टेम्परेचर और 4000 टू 12,000 ATM प्रेशर, जैसे देखो बीटा ब्लैक का फास्फोरस हो रहा है। यहाँ पर देखो व्हाइट फास्फोरस हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है और ब्लैक फास्फोरस हमारा लीस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है और रेड फास्फोरस इंटरमीडिएट कंडीशन में आता है। तो इतना सब कुछ हमें डिस्कशन फास्फोरस के एलोट्रॉप से रिलेटेड अपने को करना था। अब फास्फोरस के अगले कंपाउंड की तरफ हम मूव करेंगे। अगला कंपाउंड इसका है फास्फीन। तो हमारा डिस्कशन फास्फीन की तरफ आएगा। अब हम फास्फीन की तरफ आएंगे, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इन सब का डिस्कशन अपने को करना है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए जिससे कि फास्फीन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर सकें। इजी टास्क है, जैसे अमोनिया का डिस्कशन किया गया था नाइट्रोजन वाले केस में, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, सेम तरीके से हम लोग फास्फीन के बारे में भी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और इन सब का डिस्कशन 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। तो इसमें देखो फास्फीन जैसे अमोनिया में NH3 था, वैसे फास्फोरस के साथ इसका जो फास्फोरस का हाइड्राइड बनेगा वो PH3 आएगा। तो हमें PH3 का डिस्कशन यहाँ पर करना है। तो PH3 की तरफ मूव किया जाए। फास्फीन, इसका फार्मूला देखिए PH3 है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पहले नंबर पर देखो जितने टाइप के हमारे पास मेटल के फॉस्फाइड अभी हमने डिस्कस किए थे, सोडियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सब वाटर से रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाएंगे। जैसे देखो अभी हमने लिया था Na3P सोडियम फॉस्फाइड, इसका रिएक्शन अगर हम H2 से करा देंगे तो इसमें जितने भी मेटल वाले पार्ट हैं ये अपना हाइड्रोक्साइड बना देंगे। देखो NaOH बन जाएगा, आपको दिख रहा है Na3 है तो 3NaOH बन जाएगा और फॉस्फीन देखा जाए PH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको देखने से लग रहा है कि 3NaOH प्लस PH3, तब यहाँ पर हमें वाटर कितना लेना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल H2O लेना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस करना चाहो। इसी तरह से देखो Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, यहाँ पर
कैल्शियम वाले पार्ट को तो आप कन्वर्ट कर लीजिए हाइड्रोक्साइड में, तो CaOH छोटा जितने मेटल हैं ये सब रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देंगे, और फास्फोरस हमारा ये PH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको देखने से लग रहा है कि H2O का नंबर यहाँ पर 6 रिक्वायरमेंट होगी हमें। मैग्नीशियम के फास्फाइड को भी ले सकते हैं Mg3P2 H2O के साथ। तो मैग्नीशियम का पार्ट देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, और हमारा जो फास्फोरस है ये PH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने को ध्यान रखना है। H2O की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर 6। एल्युमिनियम के फास्फाइड को ALP एल्युमिनियम फास्फाइड को भी देखा जाए, अगर आप H2O के साथ ट्रीट करा दोगे तो अपना एल्युमिनियम तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देगा AlOH होल थ्राइस, और फास्फोरस देखा जाए PH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O के केस में इसको 3H2 ले लो, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो जितने टाइप के हमारे पास मेटल के फास्फाइड हैं सब वाटर में हाइड्रोलाइज होकर के अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देंगे, और यहाँ पर फास्फाइड वाला जो आयन है वो फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, बिल्कुल इजी गोइंग। इसका लैब मेथड देखा जाए काफ़ी काम का है। लैब में हम लोग देखा जाए वही P4 यहाँ पर देखा जाए वाइट फास्फोरस, यहाँ पर देखा जाए वाइट फास्फोरस लेके चलते हैं, और इसका रिएक्शन NaOH से करा देते हैं, NaOH सोल्यूशन से करा देते हैं। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, NaOH प्लस 3H2O, और कोल गैस एज अ इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर। इसमें हमारा जो फास्फोरस है ये देखो ये PH3 में कन्वर्ट होता है, फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर देखो 3NaH2PO2 ये प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। तो जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस वाले केस में, यहाँ पर सोडियम जो हमारा ये बना हुआ है हाइपोफॉस्फाइड है, ये सोडियम, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइट TI, यहाँ पर फॉस्फाइड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखना। ज़्यादातर केस में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH सोल्यूशन रिएक्ट विथ वाइट फास्फोरस। ध्यान रखना NaOH सोल्यूशन अगर वाइट फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो ये फॉस्फीन बनाने की लैब मेथड है। यहाँ देखो हमारी फॉस्फीन क्रिएट हो गई। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है NaH2PO2 ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइट PHITE फॉस्फाइट है। ये तो इतने हमारे पास प्रोसेस हैं फॉस्फीन बनाने के, ये सब कुछ सब प्रिपरेशन है, सब तो नॉर्मल प्रिपरेशन है। कभी कभार अपनी हेल्प कर सकते हैं कहीं पर भी ABCD वाले क्वेश्चंस में कहीं पर, और ये तो व्हाट हैपेंस व्हेन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर लैब प्रिपरेशन की बात आए तो यही क्वेश्चन आपके काम में आना है, इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। इसके आगे देखो फास्फोरस, ये फास्फीन की प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करेंगे। फास्फीन की प्रॉपर्टी में कुछ सेलेक्टिव प्रॉपर्टी का ही डिस्कशन अपने करना है, ज़्यादा इसमें और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी में फास्फीन देखा जाए गैस है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान में रखना है, और इसकी जो कह सकते हैं इम्प्योरिटी की वजह से इसमें से एक खराब सी स्मेल आती है, वो भी फास्फीन की नहीं है। फास्फीन में जो अवेलेबल इम्प्योरिटीज होती हैं इसकी वजह से इसकी स्मेल जो है एकदम से बैड स्मेल टाइप की प्रोडक्ट हमारे सामने है। फास्फीन PH3 स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अंदर अवेलेबल इम्प्योरिटीज स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसके आगे देखो हमारा डिस्कशन जो स्पेशली होना है फास्फीन के केस में, एक तो अगर कभी क्वेश्चन हमारे हमसे पूछ लिया जाए कि PH3 जो है एक बेस है, तो ऐसे केस में इसका रिएक्शन देखा जाए, अगर आप HX से करा दीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड से करा दीजिए, यहाँ पर देखो H+X-, अब ये H+ इसके कांटेक्ट में आकर के देखो PH4+ और X-, ये फॉस्फोनियम हैलाइड बन जाएगा, और ये रिएक्शन जो है फॉस्फीन के बेसिक नेचर को प्रूव करेगा। तो कभी क्वेश्चन अगर हमारे सामने पूछ लिया जाए कि फॉस्फीन एक बेस है तो आपको ये रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमने PH3 ले लिया और यहाँ पर मैंने HCl ले लिया, तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो PH4Cl फॉस्फोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर आपने HBr ले लिया है तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड PH4Br फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर आपने HI ले रखा है तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा।
ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सब के सब रिएक्शन फॉस्फीन के बेसिक नेचर को प्रूव करेंगे। अमोनिया के रिस्पेक्ट में वीक बेस है, लेकिन जरूर ध्यान रखना वीक बेस होने के बाद भी है तो बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर अगर कहीं प्रूव करना हो तो ये रिएक्शन आप लोगों को देना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ देखा जाए फॉस्फीन का बड़ा सेकंड नंबर पर अगर हम देखें PH3 का रिएक्शन, अगर मान लो हम इसको ऑक्सीजन से करा दें 2O2, यहाँ पर देखो फ्यूम्स बनने लगते हैं। इस वाले केस में यहाँ पर 423 केल्विन पर और H3PO4 का फॉर्मेशन कर देगा। H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में आइडिया होना चाहिए अपने को, इसलिए H3PO4 बनेगा। अगर कभी फॉस्फीन से आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाना हो तो आप 423 केल्विन पर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दीजिए, H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन भी हमारे काम का है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ना चाहेंगे, इसकी तरफ थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन PH3 का करा देंगे तो ऐसे केस में देखो यहाँ पर Cu3P2 क्यूप्रिक फॉस्फाइड बन जाता है। ब्लैक कलर का एक प्रेसिपिटेट है और बाकी हाइड्रोजन और कॉपर सल्फेट यहाँ पर देखो ये 3H2SO4 इसका फॉर्मेशन कर लेंगे। ये क्यूप्रिक यहाँ पर देखो क्यूप्रिक फॉस्फाइड है और ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, ब्लैक PPT। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट आर रिएक्ट विथ फॉस्फीन गैस, तो आपको ध्यान रखना क्यूप्रिक फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, देखा जाए HgCl2 अगर हम लेकर के चलें, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो HgCl2 के साथ भी अगर हम फॉस्फीन का रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर देखो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन जाएगा Hg3P2 प्लस यहाँ पर देखा जाए 6HCl। अब ये देखा जाए ये भी हमारा एक ये प्रेसिपिटेट है, ये मर्क्यूरिक फॉस्फाइड है। मर्क्यूरिक फॉस्फाइड देखा जाए यहाँ पर बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन पर क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन तो आने ही आने चाहिए स्पेशली। तो फॉस्फीन का देखो एक बेसिक नेचुरल रिएक्शन पता होना चाहिए। फॉस्फीन एयर के कांटेक्ट में आकर के 423 केल्विन पर आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, ये अपने क्लियर होना चाहिए। कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड देखा जाए फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक फॉस्फाइड या मर्क्यूरिक फॉस्फाइड इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो आप लोगों को इनका ध्यान रखना है, मतलब इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अब इसके आगे देखो इसके यूजेस की बात थोड़ा सा कर लेते हैं और फॉस्फीन का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यूजेस में पहले देखा जाए एक बड़ा ज़्यादा इसका यूज स्पेशली होम सिग्नल के फॉर्म में होता है, स्पेशली जो शिप सब ओशन के अंदर मूव करती हैं, आगे उनको कहीं अगर डायरेक्शन का पता करना होता है कि आगे कोई बैरियर तो नहीं, कोई रॉक तो नहीं, इसके पोजीशन का उनको पता करना होता है, तो उनके पास एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर देखो करना पड़ता है, जिसको हम होम सिग्नल का नाम देते हैं। इसमें उसमें हमारा ये फॉस्फीन का बहुत ज़्यादा यूज है, स्पेशली यहाँ पर यूजेस में। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले होम सिग्नल, इसके बनाने में देखा जाए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए होम सिग्नल में देखो होता क्या नॉर्मली, यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 और कैल्शियम कार्बाइड ये दोनों हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये दोनों सॉलिड होते हैं और इन दोनों को शिप वाले करते क्या हैं कि वाटर में डाल देते हैं। तो पहले नंबर पर देखा जाए, देखने से लग रहा है कि दोनों वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो कैल्शियम तो अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देगा, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। और जो हमारा फॉस्फोरस वाला पोर्शन है ये देखो PH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 6H2O ले सकते हैं, अपना इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैल्शियम जो इसमें कैल्शियम कार्बाइड वाले केस में ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये C2H2 एसिटाइलिन गैस बनाएगा और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2H2O ले लीजिए। अब इस केस में देखा जाए फॉस्फीन जो होती है ये जलने लगती है और जलने के बाद साथ में जो एसिटाइलिन गैस होती है उसको एकाएक इंस्टेंट जला देती है। बहुत तेज लाइट क्रिएट होती है और वो लाइट आगे बैरियर को फोकस करती है कि आगे कोई बैरियर है।
तो शिप को अपनी पोजीशन चेंज करने में हेल्प मिलती है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास शिप होती हैं, जो ओशन के अंदर देखा जाए चलती हैं, आगे उनको पोजीशन पता करना है कि आगे कोई रॉक है, कोई बैरियर है, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ओशन के अंदर आती रहती हैं। तो उस जगह पर देखा जाए होम सिग्नल का यूज़ करते हैं। आज के टाइम में तो हमारे पास तमाम मॉडर्न तरीके हैं, देखा जाए सोनार और इस तरह के तमाम ऐसे कह सकते हो कि वेव्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर बैरियर है। लेकिन ये ओल्ड कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले लोग ऐसा करते थे, लेकिन चूंकि हमें प्रॉपर्टीज़ में इसको डिस्कस करना है इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा फॉस्फीन बॉर्न हो जाएगा और एसिटाइलिन को लाइट अप कर देगा। तो एसिटाइलिन अगर जलती है बहुत स्ट्रांग कह सकते हो लाइट के साथ चलने लगती है, और वो लाइट आगे जाकर के बैरियर से टकराएगी और अपने को पता चल जाएगा कि आगे कोई बैरियर है। तो ये तो रहा होम सिग्नल का कॉन्सेप्ट, जो कि फॉस्फीन की हेल्प से हम लोग बना पाते हैं। इसी तरह देखा जाए मेरे कहने का मतलब एक स्मोक स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली वार के टाइम में हमारे पास हम लोग देखा जाए वहाँ पर भी फॉस्फीन अपनी की रोल प्ले करती है। ये एयर के कांटेक्ट में आकर के देखो बॉर्न होती है और जहाँ पर देखो एकदम से स्मोक की स्क्रीन बन जाती है। तो जो अपने एनिमी से अपने आप को बचाने में अपनी हेल्प कर सकती है कि सामने अगर कोई पर्सन हमारे खड़ा है, देखा जाए वार के टाइम में ज़्यादातर आर्मी वाले इस स्मोक स्क्रीन बना करके देखा जाए अपने को छिपा सकते हैं या अपनी पोजीशन को किसी को ना पता चले, इसके बारे में ये तरीका उनके पास है होम कर सकते स्मोक स्क्रीन का फॉर्मेशन करके। तो इतना डिस्कशन देखा जाए अपने को यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, बिल्कुल ईजी टास्क है और आप लोगों को ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए स्पेशली। अब आज के वीडियो में देखा जाए मैं इतना पार्ट कवर कर रहा हूँ। अब इसमें दो चीज़ें और हमारे पास बच रही हैं। एक तो हमारे पास फास्फोरस का ट्राई हैलाइड और फास्फोरस का पेंटाहाइलाइड बच रहा है, और ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस बच रहा है। ये अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे और फास्फोरस के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखते रहना, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाते रहना, और इसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहना। थैंक यू।